हेलो गाइस। देख लो, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिटकॉइन हैविंग 13 अप्रैल 2024। याद रखना ये दिन। वैसे ये दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या होती है बिटकॉइन हैविंग और इसके क्या इम्पैक्ट होता है उसके प्राइस एक्शन पे, या जो माइनर्स होते हैं बिटकॉइन के उस पे, उसके रिवॉर्ड्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है? आज इस वीडियो में हम यही चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। आज इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो होंगे बिटकॉइन हैविंग का पर्पस, इसका स्केड्यूल, इम्पैक्ट ऑन माइनिंग रिवॉर्ड्स, स्कर्सिटी एंड प्राइस डायनेमिक्स, माइनर इकोनॉमिक्स और मार्केट सेंटिमेंट एंड स्पेकुलेशन। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो इस वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो व्हाट्सएप की तरह ऊपर ही नोटिफिकेशन आ जाएंगी आपके पास जैसे ही मेरी कोई नई अपडेट आती है। और गाइस, ये वीडियो आप और लोगों से भी शेयर करो, ये इंसाइट्स और लोगों को भी नॉलेज देगा। गाइस, लेट्स बिगिन। ग्रेट। गाइस, ये बिटकॉइन हैविंग होता क्या है, हम इसको समझते हैं। बिटकॉइन हैविंग, उसे हैवनिंग भी बोलते हैं। ये एक इवेंट है जो अप्रॉक्सीमेटली हर 4 साल बाद होता है बिटकॉइन में, और ये एक बिटकॉइन प्रोटोकॉल का पार्ट है। ये इवेंट हर 4 साल बाद होगा। इसमें क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ बिटकॉइंस जो बनते हैं, जो क्रिएट होते हैं, उसका जो भी माइनर्स को अवार्ड मिलते हैं जब भी वो वैलिडेशन करते हैं, तो उसको हाफ कर देते हैं उस रिवॉर्ड को। तो उससे क्या होता है, उससे एक तो ये एसेट डिफ्लेशनरी एसेट है, तो उससे जो भी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगा उसका परसेंटेज वो मेंटेन रहता है, वो ज़्यादा सप्लाई नहीं होता है। ऐसे ही आप इस टेबल में भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे 2009 जेनेसिस में जो रिवॉर्ड मिलता था माइनर्स को, वो मिलता था 50 बिटकॉइंस का। ओके। लेकिन उसके 4 साल बाद 2012 में वो आधा हो गया, वो 25 हो गया। अब उसके बाद 2016 में हुआ था हैविंग, तब वो 25 से 12.5 हो गया। अब जो लास्ट जो हुआ था वो 2020 में हुआ था, और तब ये रिवॉर्ड 6.25 पे है, अभी भी करंटली वही है। तो अब 13 अप्रैल से ये जो रिवॉर्ड होगा 2024 में, वो 6.25 से घट के 3.125 हो जाएगा। तो जितने भी माइनर्स को जो अवार्ड मिलता है पूरे उसको माइनिंग करके, अब वो हाफ होके वो और कम हो गया। तो इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो भी माइनर्स हैं उनके भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, उनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं, मेंटेनेंस। तो अगर उनको माइनिंग की अगर कॉस्ट उसके अंडरलाइंग एसेट से ज़्यादा पड़ रही है तो लोग वैसे ही नहीं करेंगे, प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो अभी करंटली अगर हम देखें तो बिटकॉइन 50,000 के पास है, $50,000। लेकिन अगर हम माइनिंग की अभी करंटली अगर हम कॉस्ट की बात करें तो उसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़्यादा है किलोवाट्स के हिसाब से, कई कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कम है। जैसे यूएस हो गया, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा माइनिंग वहीं होती है अभी। लेकिन एक और कंट्री है जैसे कज़ाकिस्तान, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम है। तो अगर माइनर्स वहाँ पे करेंगे तो उनके लिए काफ़ी एफिशिएंट रहेगा। तो अगर वो वहाँ करते हैं तो इसकी कॉस्ट अराउंड 20,000 से $30,000 के बीच में माइनर्स को पड़ती है यूजुअली। ओके। और अगर वो और किसी एक्सपेंसिव जगह करवाते हैं तो वो चीज़ और ज़्यादा हो जाती है। तो
अभी करंटली जो इन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है अब वो हाफ हो जाएगा। सो अगर आप देखो, अगर करंटली अगर बिटकॉइन की प्राइस फ़िलहाल अभी तो ज़्यादा ही है, लेकिन अभी अगर कॉस्ट बन रही है उनकी अराउंड से 20 to 30 thousand डॉलर्स, तो अब वो कॉस्ट डबल हो जाएगी उतने ही बिटकॉइन रिवॉर्ड लेने के लिए। डैट इज़ वो कॉस्ट अराउंड 50 60 thousand डॉलर्स पहुंच जाएगी उतना ही बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड अचीव करने के लिए। तो अब वो प्राइस एक्शन, ऑब्वियस ही बात है, प्राइस एक्शन जब तक उस उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं रहेगा तब तक ये जो काम है ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसीलिए हर बार हैविंग के बाद जो प्राइस है वो थोड़ा बढ़ जाता है, उसकी डिफ़िकल्टी भी, जो हैश होता है हैशिंग, वो डिफ़िकल्टी भी बढ़ रही है। तो चलो हम इसके बारे में और समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये हैविंग का पर्पस क्या है, क्यों करना पड़ता है हमें। सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिटकॉइन हैविंग is to control the inflation rate of the cryptocurrency and ensure its scarcity over time. सो इन्फ्लेशन कट करने के लिए ज़्यादा सप्लाई ना हो। एक तो ट्रेडिशनल जो हमारी फियाट करेंसीज हैं, जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र है, इट्स नॉट मनी, इज़ जस्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मनी। सो वो जो है वो वैसे ही इन्फ्लेशनरी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी वैल्यू वैसे ही कम होती जा रही है, बाइंग पावर कम होती जा रही है। तो वही सब प्रॉब्लम्स देख के बिटकॉइन, क्रिप्टो, इन सब का जन्म हुआ था। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए ये इसी तरीके से इसके प्रोटोकॉल में ये चीज़ डाली गई है कि हर 4 साल बाद इसकी हैविंग होगी। सो बाय रिड्यूसिंग द रेट एट विच न्यू बिटकॉइंस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू सर्कुलेशन, the halving helps maintain the fixed supply limit of 21 million bitcoins, which is programmed into the Bitcoin protocol. So ये उस जो 21 मिलियन है उसी के सप्लाई की लिमिट को करने के लिए ये प्रोटोकॉल में डाला गया है। अब अगर हम इसके स्केड्यूल की बात करें, सो ये हर 4 साल बाद रफली ये होता है, और आफ्टर एवरी 210,000 ब्लॉक्स के बाद ये परफॉर्म होता है। सो लास्ट टाइम जब हुआ था तब 2012 में हुआ था, 16 में हुआ था, 20 में हुआ था। सो द नेक्स्ट हैविंग इज़ ऑन 13th of April 2024। अब गाइस हम हैविंग के इम्पैक्ट समझते हैं, जो माइनिंग रिवॉर्ड्स है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। So prior to having event, miners are rewarded with a fixed number of bitcoins for each block they successfully mine. This reward is known as the block reward. At each halving event, the block reward is cut in half. For example, the initial block reward was 50, then it was cut down to 25 bitcoins in 2012, फिर 12.5 bitcoins in 2016, 6.25 2020 में, और अब 3.125 पे ये रिवॉर्ड हो जाएगा। सो अगर हम इसकी स्कार्सिटी एंड प्राइस डायनेमिक्स की बात करें, सो द रिडक्शन इन द रेट ऑफ न्यू बिटकॉइन इशुएंस ड्यू टू द हैविंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स स्कार्सिटी एंड डिफ्लेनेशनरी नेचर। सो ये बहुत हेल्प करता है इसके डिफ्लेनेशनरी नेचर के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए। Historically, the Bitcoin halving has been associated with significant price movements and volatility in the market. Some investors anticipate a rise in the price of Bitcoin following a halving event due to the reduction in the supply of new coins entering the market. So, halving के आसपास उसके बाद उसका प्राइस में हमें बहुत वॉलीटिलिटी देखने को मिलती है, बढ़ता भी है, लोग पहले ही ले लेते हैं, वो बढ़ता है, फिर वो उतना ही बुरी तरीके से गिरता भी है, कैप्चुलेशन होती है मार्केट्स में, लेकिन हमें फिर कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ देखने को मिलती है। ग्रेट। सो गाइस, अब हम माइनर इकोनॉमिक्स की बात करें तो बिटकॉइन हैविंग हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर माइनर इकोनॉमिक्स एज इट रिड्यूसेस द रेवेन्यू अर्नड बाय माइनर्स फ्रॉम ब्लॉक रिवॉर्ड्स। अब रेवेन्यू आधे हो गए तो उनको भी इसका फ़र्क पड़ेगा ना उनकी इकॉनमी में। सो
Miners must adapt their operations and strategies to remain profitable in the face of reduced block rewards, which may involve optimizing mining hardware, reducing operation costs, and exploring alternative revenue streams such as transaction fees. अब अगर माइनिंग रिवॉर्ड कम हो रहा है तो अब लोगों को अपना माइनर्स को कॉस्ट एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, फालतू के कॉस्ट कट करने पड़ेंगे, हो सकता है अपने हार्डवेयर्स में भी वो कुछ चेंजेस लाएं। ओके, सो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है माइनर्स को। जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम समझते हैं मार्केट सेंटिमेंट और स्पेकुलेशंस के बारे में। सो द एंटिसिपेशन एंड आफ्टरमैथ ऑफ अ बिटकॉइन हैविंग ऑफन जनरेट heightened market sentiment and speculation within the crypto community and financial markets. So बहुत ज़्यादा speculation होती है, कुछ लोग कहते हैं ये हो जाएगा, कुछ कहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन हमें बेसिक फंडामेंटल्स समझनी चाहिए हैविंग से उसके रिवॉर्ड्स आधे हो जाएंगे। तो अब एसेट को भी मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिटेबल रहने के लिए प्राइस एक्शन अपना डिफ्लेशनरी बिहेवियर दिखाना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। Traders and investors closely monitor halving events and their potential impact on Bitcoin's price and market dynamics, contributing to increased volatility and trading activity. So बहुत ज़्यादा volatility भी उसके आसपास देखने को मिलती है, ट्रेडर्स पूरे कूद जाते हैं एसेट में, तो ये चीज़ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें। तो गाइज़ इन समरी अगर हम बात करें तो बिटकॉइन हैविंग बहुत ही ज़्यादा की इवेंट है क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम के लिए, और वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इसको डिफ्लेशनरी एसेट बनाए रखने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है बिटकॉइन की। अगर वो ही हट जाएगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है बिटकॉइन का। ओके, सो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट डायनामिक्स पे और प्राइजेस पे भी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी हमें देखने को मिलती है। तो जो लोग मार्जिन ट्रेडिंग या लेवरेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी लिक्विडेशंस भी हो सकती है उनके साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है उस टाइम पे। और वैसे भी बिटकॉइन एक बहुत ही अच्छा एसेट है स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए डिजिटल एज में। सो इस चीज़ का हमें क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, याद रखना 13th of April। ग्रेट, सो गाइस आज हमने माइनिंग का पर्पस समझा, कब हो रहा है वो 13th of April को हो रहा है, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा माइनर्स पे, उनके रिवॉर्ड्स आधे हो जाएंगे, और कैसे वो स्कार्सिटी मेंटेन रखनी पड़ती है ताकि उसका डिफ्लेशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स बने रहें बिटकॉइन के। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो। और बाकी उस टाइम पे काफ़ी मार्केट स्पेकुलेशन भी होते हैं, सेंटिमेंट्स एकदम से कभी कुछ, तो इन चीज़ों का ध्यान रख के ही इन्वेस्ट कीजिए अगर आप इस चीज़ पे एंटर कर रहे हो तो। सो गाइज आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू स्टॉप दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आप इनसाइट्स किसी और से शेयर करना चाहते हैं सो प्लीज़ कीजिए, इससे हमारी भी काफ़ी हेल्प होती है, और जिसको आप शेयर कर रहे हो उसको भी ये इनसाइट्स समझने को मिलते हैं। वेल गाइज, दैट्स ऑल फॉर मी टुडे। यू हैव अ लवली टाइम। हैप्पी ट्रेडिंग।